हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ICS एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने पंचायती राज का क्लास चालू किया था, तो आज उसका सेकंड क्लास है। तो आइए बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है पंचायती राज अधिनियम 1993 है। उसके नीचे आपको लिखा मिलेगा 73वां संविधान संशोधन 1992। तो पहले तो समझते हैं ये है क्या चीज़। तो इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि कैसे पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां बनी, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे और उनके सुझाव के आधार पर हमने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल किए जाने का पहल किया जाने लगा। तो आपको पता है कि संविधान में किसी चीज़ को जोड़ना है या किसी चीज़ को हटाना है या उसमें कुछ परिवर्तन करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? संविधान संशोधन करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो इस कारण जब हमको पंचायती राज अधिनियम को किसमें जोड़ना था? संविधान में जोड़ना था। तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया? तो वो था 73वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 73वें नंबर का संविधान में संशोधन था। और वह कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। तो यह जो लिखा है उसका मतलब क्या है? जो पंचायती राज अधिनियम है वो 73वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ था? 1992 में हुआ था। किसमें जुड़ेगा? संविधान में जुड़ेगा। और किस नाम से उसे जाना जाएगा? पंचायती राज अधिनियम 1993। क्योंकि बहुत से लोग 1992 और 1993 में कंफ्यूज रहते हैं। तो जब भी आपसे बोलेगा किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए हमेशा 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको हमारे संविधान में शामिल किया गया। अगर मैं इसके आगे बढ़ूं तो आप देख पाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, आपको पता है कि किसी भी चीज़ को हमको संविधान में जोड़ना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन कैसे होगा? संसद में 2 सदन होंगे। अगर मैं बोलूं कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। अब संसद जब भी मैं बोलता हूं तो आपको पता होना चाहिए संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होगा लोकसभा। कौन सा होगा? लोकसभा। दूसरा होगा आपका राज्यसभा। तो एक बार फिर बताइए, कानून बनाने का अधिकार किसके पास? संसद के पास। संसद में कितने सदन? 2 सदन, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। और मैं बोल दूं कि बताइए संसद के कितने अंग? तो आपका आंसर होना चाहिए हमेशा 3 अंग। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। अब इसको हमको संविधान में जोड़ना है तो संसद के दोनों सदन से पास होना चाहिए। पास होने के बाद राष्ट्रपति का उसमें हस्ताक्षर चाहिए, तभी यह विधेयक क्या बनेगा? कानून बनेगा। तो प्रश्न यहाँ से इस तरह पूछेगा कि बताइए पंचायती राज जो व्यवस्था था, पंचायती राज संबंधित जो विधेयक था वह लोकसभा से कब पारित हुआ? एक प्रश्न ऐसा बन जाएगा कि बताइए जो पंचायती राज जो विधेयक है वह राज्यसभा से कब पारित हुआ? आपका एक क्वेश्चन यह बन जाएगा कि बताइए राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमोदित किया गया? तो आइए इन सब को हम लोग डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल करने के लिए इसे संसद में हमको क्या कराना पड़ेगा? पास कराना पड़ेगा। और कब कब पारित हुआ उसको एक नज़र डालते हैं। तो आप देख सकते हैं, यदि मैं बोलूँगा कि बताइए पंचायती राज जो विधेयक था वो लोकसभा से कब पारित हुआ, तो आपका आंसर होगा 22 दिसंबर 1992 को पंचायती राज जो व्यवस्था था अर्थात 73वां संविधान संशोधन 1992 22 दिसंबर 1992 को क्या हुआ? लोकसभा से पारित हुआ। इसी प्रकार अगर आपसे बोल देगा कि बताइए जो यह व्यवस्था था वो राज्यसभा से कब पारित हुआ, तो 23 दिसंबर 1992 को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ। जैसी लोकसभा से 22 दिसंबर 1992 को पारित हुआ, राज्यसभा से 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ, यह राष्ट्रपति के पास जाएगा यह विधेयक हस्ताक्षर के लिए। और ध्यान रखिएगा 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया। और संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को यह संपूर्ण क्या भारत में लागू होगा। तो दोस्तों, हमने क्या देखा आज? देखा इससे पहले की क्लास में देखा था कि विभिन्न जो समितियां थी
उसके माध्यम से कुछ ना कुछ सुझाव दिए गए और इन सुझाव के थ्रू हमने क्या किया, जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको संविधान में शामिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ किया था। अब जैसे हमको इसको संविधान में शामिल करना था तो लोकसभा से कब पास होगा, 22 दिसंबर 1992 को, राज्यसभा से 23 दिसंबर 1992 को, राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया या अनुमोदित किया गया, 20 अप्रैल 1993 को, और संपूर्ण भारत में कब लागू होगा तो 24 अप्रैल 1993 को। इस प्रकार हमने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था क्या हुआ, संपूर्ण भारत में लागू हुआ, इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हुआ, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ। अब क्योंकि जो पंचायती राज विषय है वो राज्य सूची का विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है, तो विभिन्न राज्यों ने अपने लिए अपने अपने राज्यों के लिए इस संबंध में अधिनियम बनाना प्रारंभ किया। इस संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा। याद रखिएगा 24 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम अनुमोदित किया गया और 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। चूंकि उस समय अविभाजित जो मध्य प्रदेश था उसमें छत्तीसगढ़ भी उसका अंग रहा है, अतः याद रखिएगा संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल करने के उपरांत पूरे भारत में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश राज्य था जिसने अपने यहाँ क्या लागू किया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। तो दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो सिंपली पूछ देगा कि बताइए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो याद कर लिए मैंने बताया था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान ने पहला क्या किया था, अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। लेकिन मैं बोलूँगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संविधान में जोड़ने के उपरांत बताइए वह कौन सा राज्य था जिसने अपने राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया, लागू किया, तो मध्य प्रदेश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, वन लाइनर। अगर आपसे पूछेगा कि सर पंचायती राज व्यवस्था को आपने बताया है कि इसको संविधान में शामिल कर लिया गया है, तो सर किसी न किसी भाग में तो किया होगा। तो जब भी आपसे पूछेगा बताइए पंचायती राज व्यवस्था को किस भाग में जोड़ा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए हमेशा भाग 9 में जोड़ा गया है। इसी प्रकार यदि भाग में जोड़ा गया है तो किसी न किसी अनुसूची में भी जोड़ा गया होगा संविधान के। तो अगर आपसे पूछेगा संविधान के किस भाग में पंचायती राज को जोड़ा गया है, तो भाग 9 में जोड़ा गया है। अगर आपसे पूछता है किस अनुसूची में है पंचायती राज, तो हमेशा याद रखिएगा यह 11वीं अनुसूची में है। तो जब भी आपसे पूछेगा किस भाग में, तो आपका आंसर होना चाहिए भाग 9। किस अनुसूची में, तो आपका आंसर होना चाहिए अनुसूची 11। और जब भी आपसे पूछेगा बताइए सर कि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसका उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, तो हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 243 में। और 243 में भी फिर कहाँ से, 243 ए से 243 ओ तक, मतलब 243 क से 243 अड़ा तक पंचायती राज के संबंध में संविधान में उपबंधित किया गया है। इसके बाद इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो पंचायती राज है वो किस विषय का सूची है, तो याद रखिएगा ये राज्य सूची है। कैसा सूची है, राज्य, अर्थात इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को रहेगा। तत्कालीन समय में अगर मैं बात करूं, जब पंचायती राज व्यवस्था जब हमारे संविधान में जुड़ा था, तो तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरसिम्हा राव जी थे। यदि राष्ट्रपति की मैं बात करूं कि बताइए उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे पंचायती राज के संबंध में जिसको आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो मैंने बोला था आर्टिकल 243 अर्थात अनुच्छेद 243। तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें क्या किया गया है, पंचायती राज के संबंध में उपबंध है जिसमें कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ संरचना के बारे में बताया गया है, संगठन के बारे में बताया गया है। अर्थात मैं कहना चाहूँगा कि 243 से 243 ए और 243 ओ तक इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य उपबंधित है जो कि एग्जाम में आते हैं, तो हमको इसको याद करना है। जैसे कि अनुच्छेद 243 की बात करता हूं मैं, किसकी बात करूंगा, 243। तो इसमें परिभाषा दिया है, क्या दिया है, परिभाषा। कहने का मतलब यह है कि हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं तो ग्राम सभा क्या होता है,
जनपद पंचायत क्या होता है, जिला पंचायत क्या होता है, ये सब चीजें, इन सब चीजों की परिभाषा आपको किस अनुच्छेद में मिलेगा, पंचायती राज के 243 में मिलेगा। तो इस प्रकार मेरे को समझ आया कि सर 243 अनुच्छेद में हमको सभी चीजों क्या मिलता है, परिभाषा मिलता है। तो जब भी आपसे पूछेगा 243 क्या है, तो पंचायती राज संबंधित परिभाषा है। उसके बाद 243 ए, अनुच्छेद 243 ए में आपको मिलेगा ग्राम सभा। याद रखिएगा, अगर मैं बोलूं कि ग्राम पंचायत का विधान मंडल किसे कहते हैं, तो ग्राम सभा को कहते हैं। मतलब हमको समझ आता है कि ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो परिभाषा के बाद 243 ए में सीधा किसके बारे में वर्णन है, ग्राम सभा के बारे में वर्णन है। इसके बाद आएंगे 243 बी, इसमें है पंचायतों का गठन। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि बताइए 243 बी किससे संबंधित है, तो पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो फिर से बोलिए 243 में क्या है, परिभाषा, 243 ए में क्या है, तो ग्राम सभा, 243 बी में क्या है, तो पंचायतों का गठन। इसी प्रकार 243 सी की बात करूंगा, और सी फॉर आपको याद रखना है संरचना। किसकी संरचना, पंचायतों की संरचना। तो 243 सी फॉर संरचना, किसकी संरचना, पंचायतों की संरचना। इसी प्रकार डी, 243 डी में है स्थानों का आरक्षण। आपको पता ही होगा पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है, 243 डी में दिया गया है। तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, 243 में क्या मिलेगा, परिभाषा मिलेगा। 243 ए में क्या मिलेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ग्राम सभा। 243 बी में क्या मिलेगा, पंचायतों का गठन। 243 सी फॉर संरचना, किसकी संरचना, पंचायतों की संरचना। उसी प्रकार 243 डी, और डी में आपको क्या मिलेगा, स्थानों का आरक्षण। फिर नेक्स्ट आते हैं 243 ई। अगर आपने क्या पढ़ा होगा, रीजनिंग, तो रीजनिंग में अल्फाबेट्स, और उसमें आप ई को काउंट कीजिए कौन से नंबर में आता है, ए बी सी डी ई, मतलब 5वें नंबर में आता है। और जब भी आपको 5 ध्यान आता है किसी भी इलेक्शन या किसी भी संस्था पंचायती राज के बारे में, तो आपको समझ आता है यार नॉर्मली कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। अर्थात 243 ई में पंचायतों की अवधि या मैं क्या बोल सकता हूँ, जो चुनाव होता है सदस्यों का, उनका कार्यकाल, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 243 ई में क्या मिलेगा आपको, पंचायतों की अवधि का कैसे याद रखोगे, ई से 5, साधारणतः 5 वर्ष क्या होता है, अवधि होता है, मतलब पंचायतों की अवधि। उसके बाद एफ मतलब आप फॉल्स समझ सकते हो, फॉल्स यानी गलत, मतलब पंचायतों के सदस्यों के लिए अनर्हता। मैंने क्या बोला, पंचायतों के सदस्यों के लिए अनर्हता, मतलब इसमें कौन से कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं, कौन से नहीं लड़ सकते, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उन सब का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 243 एफ में है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 243 जी। दोस्तों जी यानी क्या होता है, गॉड यानी भगवान के पास क्या होती हैं, शक्तियां होती हैं, विशेष अधिकार होता है जिसे मैंने बोल दिया प्राधिकार। और जब आपके पास शक्ति है, प्राधिकार है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, आपकी एक उत्तरदायित्व भी होती है। तो कैसे याद करोगे, 243 जी फॉर गॉड के पास क्या होती है, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो मतलब 243 जी मतलब क्या हो गया, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार व उत्तरदायित्व। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। अगर मैं बोलूंगा 243, तो 243 में क्या है, परिभाषा है। मैं बोलूंगा 243 ए क्या है, ग्राम सभा। 243 बी पंचायतों का गठन। सी फॉर संरचना, डी फॉर आरक्षण, ई मतलब कार्यकाल या अवधि, एफ मतलब अनर्हता, क्या हुआ, पंचायतों के सदस्यों के लिए अनर्हता। जी फॉर गॉड यानी शक्तियां, अर्थात पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। इससे अगर मैं आगे की बात करूं, जी में हमने पढ़ा था क्या, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो एच में पढ़ेंगे 243 एच में कैसी शक्तियां, करारोपण की शक्तियां। तो वहां हमने जी में क्या पढ़ा था, प्राधिकार पढ़ा था, हमने शक्तियां पढ़ा था, हमने उत्तरदायित्व पढ़ा था। तो कैसी शक्तियां, पंचायतों को ही करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां, ये विधियां नहीं है, ये निधियां होगा, ठीक है। निधियां मीन्स फंड्स। तो 243 एच में पंचायतों की करारोपण की शक्तियां व उनकी निधियां का उल्लेख है। इसके बाद हमने पढ़ा था 243 आई मतलब क्या हुआ, इनकम।
इनकम यानी वित्त आयोग। तो आपको वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में पता चलेगा? 243 आई, मोस्ट आईएमपी अनुच्छेद लग गया। आई के बाद जे में आते हैं 243 जे। जे मतलब जांच करना, और जांच को हम क्या बोल सकते हैं? परीक्षण बोल सकते हैं, अर्थात पंचायतों का लेखा परीक्षण। तो आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए पंचायतों का लेखा परीक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर होना चाहिए 243 जे में है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 243 के में, 243 के में, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख मिलेगा आपको। किसके बारे में मिलेगा? राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। फिर आते हैं 243 एल, इसमें संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रवर्तन। 243 एल में क्या मिलेगा आपको? संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रवर्तन। उसी प्रकार अगर यहाँ संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रवर्तन अर्थात लागू होने के बारे में बताया गया है, तो 243 एम में बोलेगा कि कुछ क्षेत्रों में इसका लागू ना होना। मतलब एल में लागू होने के बारे में बोला गया है, संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रवर्तन। तो एम में क्या बोल दिया है? कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू ना होना। उसके बाद एन में आते हैं। एन में है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, जबकि 243 ओ में आएगा निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ हमारा 243 अनुच्छेद, और 243 ए से 243 ओ तक का क्या हुआ जो उपबंध किया गया है उसके बारे में हमने आज क्लास में देखा। इसके बाद कल के नेक्स्ट टॉपिक में हम सीधा पंचायतों की संरचना में उतरेंगे और छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम का अध्ययन प्रारंभ नहीं किया है। कल देखेंगे कि ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, जो पंच होते हैं उनके कार्य क्या है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनको पद से कैसे हटाया जाता है, इन सब की क्लास कल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।